Hello बच्चों, so welcome back again on Physics by Sriram sir. So students, today we will discuss the properties of charge. हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को डिस्कस करेंगे और इसमें जो है हम बेसिकली तीन प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे। और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को डिस्कस करने के बाद, ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है इसको डिस्कस करने के बाद हम लोग फिर मेथड्स ऑफ चार्जिंग को सीखेंगे। एंड उसके बाद हमारा जो फिर लेक्चर रहेगा यह भी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे है। फिर हम मेथड्स ऑफ, अगला लेक्चर हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी पे रहेगा। एंड उसके बाद हमारे फिर दो लेक्चर रहेंगे जिनमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज के क्वेश्चंस को समझेंगे, डिस्कशन क्वेश्चन लाइक क्विजेज एंड न्यूमेरिकल्स जो भी इस पे बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो उसमें हमारे जो प्रॉपर्टीज़, हम बेसिकली तीन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं अभी यहाँ पे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है दैट इज़ एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज किस कंसेप्ट पर बेस्ड है? सो इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट इलेक्ट्रिक चार्ज is a scalar physical quantity. स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों फिजिक्स में जो क्वांटिटीज़ है उनको डायरेक्शन की नीड के बेसिस पे हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, स्केलर एंड वेक्टर। तो जो चार्ज है वो स्केलर कैटेगरी में आता है। अब स्केलर क्वांटिटी है तो जब भी हमें स्केलर क्वांटिटीज़ को ऐड करना होता है वी यूज़ सिंपल एल्जेब्रिक सम, सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन करते हैं। सो व्हाट इज़ द एडिटिविटी ऑफ चार्ज? If a system contains 2 point charges Q1 and Q2, अगर किसी सिस्टम में बच्चों दो चार्ज हैं, कोई सिस्टम है उसके अंदर दो चार्ज है Q1 और Q2। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि दिस इज़ द सिस्टम, ये कोई सिस्टम है एंड देर आर टू चार्जेज इन दिस सिस्टम, वन इज़ Q1 एंड अदर इज़ Q2। तो हमारे पास दो चार्जेज हैं इस सिस्टम के अंदर। एक हमारे पास इसके अंदर Q1 है, दिस इज़ Q1 एंड दिस इज़ Q2। एंड लेट से स्टूडेंट्स कि Q1 का जो वैल्यू है, लेट से इट इज़ +3 माइक्रोकूलाम। एंड Q2 का बच्चों हमारे पास जो वैल्यू है, Q2 का जो हमारे पास वैल्यू है दैट इज़ लेट से -5 माइक्रोकूलाम। सो वी हैव टू चार्जेस, वन इज़ Q1 एंड अनदर इज़ Q2। तो इस सिस्टम में हमारे पास दो चार्जेज है, एक बच्चों Q1 है और दूसरा हमारे पास Q2 है। तो अल्टीमेटली जो है मुझे अगर इस सिस्टम का टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है, ये सिस्टम है इसका मुझे टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है, तो मैं सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन करूँगा Q1 + Q2, जैसे हम नॉर्मल नंबर्स को ऐड करते हैं। Q1 इज़ +3 माइक्रोकूलाम, उसमें ऐड करेंगे बच्चों -5 माइक्रोकूलाम, सो वी विल गेट -2 माइक्रोकूलाम। सो बेसिकली इफ़ वी हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2 देन द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम ऑब्टेन्ड सिंपली बाई एडिंग एल्जेब्रिकली Q1 एंड Q2। तो हमें मेनली क्या होता है बच्चों कि जब भी हमारे पास स्केलर्स होते हैं तो हमें एल्जेब्रिक एडिशन ही करना होता है। Charges add up like real numbers and they are scalars like masses of the body। तो चार्जेस स्केलर क्वांटिटी होते हैं मास की तरह और वो सिंपल रियल नंबर्स की तरह ही ऐड होते हैं। तो टोटल चार्ज जब भी निकालने की बात आए वी विल ऐड जस्ट लाइक सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन। लेकिन बच्चों देखो यहाँ पे एक बात लिखी है, मास ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। बेटा मास बॉडी का हमेशा पॉजिटिव होता है, वेरे चार्ज इधर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। सो प्रॉपर साइन हैव टू बी यूज्ड व्हाइल एडिंग द चार्जेस इन अ सिस्टम। जब भी आप चार्ज को ऐड कर रहे हैं तो प्रॉपर साइन आप यूज़ करें, नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि +1 -2 -3 +4 -5, अभी ये मान लो ये चार्जेस के 5 वैल्यूज़ है, तो अगर हमें इनको ऐड करना तो मैं विद साइन ही ऐड करना है। 1 + 2 3 -3 0 +4 4 -5, तो टोटल आ गया बच्चों -1। तो ये बेसिकली बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है कि जब भी आप टोटल चार्ज निकालना हो यू विल ऐड द चार्जेस लाइक
स्केलर सिंपल एल्जेब्रिक सम करना है बच्चों। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड द फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर। बेटा ये सेकंड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नेचर का एक फंडामेंटल लॉ है। जैसे आपने पढ़ा था कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक फंडामेंटल लॉ है, ऐसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये तीन फंडामेंटल लॉ हमने 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन, दूसरा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, तीसरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो इसी कैटेगरी में बेटा 4th नंबर का बच्चों ये लॉ आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये फंडामेंटल लॉ है बेटा। इसका मतलब ये है बच्चों कि फिजिक्स जो है नेचर के किसी भी डोमेन में, किसी भी हिस्से में इस लॉ को जब अप्लाई किया गया तो इसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं मिला, मतलब हर जगह ये लॉ फॉलो हो रहा है। तो चलिए डिटेल में इसको देखते हैं। तो देखो लॉ बड़ा इम्पोर्टेंट है। लॉ इम्पोर्टेंट क्या है कि मैंने ये देखा है कि कई बच्चे इस लॉ को, जब हम बच्चों को एग्ज़ाम में देते हैं कि राइट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो बच्चे कई बार उसको जस्ट लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरह लिखते हैं और बोलते हैं चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डेस्ट्रॉयड। चार्ज को आप क्रिएट और डेस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इट कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली। तो वो एनर्जी वाला कॉपी कर देते हैं, बट दिस इज़ नॉट करेक्ट। ये बात यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं है, बिकॉज आप चार्ज को तो क्रिएट कर सकते हैं। अगर चार्ज क्रिएट करने का मतलब है, मैंने आपको बताया था कि जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के पास माइनस ही चार्ज होगा। जब भी कोई नया इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा, क्रिएट होगा, तो माइनस ही चार्ज क्रिएट होगा। जब कोई प्रोटॉन जो है वो अगर प्रोड्यूस होता है किसी भी रिएक्शन में, तो प्रोटॉन के पास प्लस ही चार्ज होता है, तो प्लस ही चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता, इसका मतलब तो फिर नए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कभी क्रिएट ही नहीं होंगे। बट हाँ, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कि नेट चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड। नेट चार्ज मतलब टोटल चार्ज को आप क्रिएट नहीं कर सकते। मतलब अगर आप प्लस ही चार्ज कहीं पे क्रिएट करते हैं तो उसके साथ माइनस ई भी क्रिएट होगा। प्लस 2e कहीं पे आप क्रिएट कर रहे हैं नेचर में, तो उसके साथ माइनस 2e भी क्रिएट होगा। तो चार्ज तो आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन टोटल चार्ज जब क्रिएशन की बात आएगी तो वो ज़ीरो आएगा। तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, बट ऐसे बोलेंगे कि टोटल चार्ज या नेट चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड। सो ये बहुत ही अच्छी लाइंस लिखी है SC वर्मा बुक से, आई थिंक ये लाइंस ली है मैंने। तो इसमें लिखा है बच्चों, द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जब भी आप कोई कंजर्वेशन लॉ अप्लाई करते हैं, चाहे वो एनर्जी कंजर्वेशन हो, चाहे वो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हो, या कोई और कंजर्वेशन लॉ आप अप्लाई करते हैं, तो आपको आइसोलेटेड सिस्टम तो डिफाइन करना ही चाहिए। क्योंकि विदाउट आइसोलेटेड सिस्टम डिफाइन करे बिना अगर आप लॉ अप्लाई कर रहे हैं तो गलती के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मेरा कहना ये है कि कोई भी जो लॉ है वो जब आप अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन लॉ, तो आपका आइसोलेटेड सिस्टम डिफाइन होना चाहिए। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये देखेंगे कि जब हम आइसोलेटेड सिस्टम डिफाइन कर लेंगे तभी हम कंजर्वेशन लॉ अप्लाई कर पाएंगे करेक्ट वे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो लॉ क्या बोलता है देखिए, और अब आपके दिमाग में आ गया होगा सर ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। तो बेटा हर जगह आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब अलग होता है, हर जगह इसका मीनिंग डिफरेंट होता है। जैसे फिजिक्स में प्लस और माइनस का मतलब हर जगह अलग होता है, वैसे ही आइसोलेटेड सिस्टम भी हर जगह अलग अलग होता है। तो जहाँ पे जो लॉ आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे जो क्वांटिटी आपकी कंजर्व है, कांस्टेंट है, उसी के अकॉर्डिंग हम आइसोलेटेड सिस्टम को डिफाइन करते हैं। तो चलिए लॉ क्या है बच्चों, द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड और यू कैन से कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये है कि आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज है, टोटल चार्ज है, वो हमेशा कंजर्व या कांस्टेंट रहता है। फिर आगे इन्होंने बोला है इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट और डेस्ट्रॉय चार्ज पार्टिकल्स। बेटा चार्ज पार्टिकल्स जो है उनको क्रिएट करना और उनको डेस्ट्रॉय करना पॉसिबल है। फिर बच्चे बोलते हैं चार्ज कैन नॉट बी। जब चार्ज पार्टिकल क्रिएट और डेस्ट्रॉय कर सकते हैं तो चार्ज तो क्रिएट हो ही रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट और डेस्ट्रॉय चार्ज पार्टिकल्स, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्या पॉसिबल नहीं है? टू क्रिएट और डेस्ट्रॉय नेट चार्ज। नेट चार्ज क्रिएट और डेस्ट्रॉय करना पॉसिबल नहीं है। तो आप ये नहीं समझें कि चार्ज क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है, चार्ज तो क्रिएट करना पॉसिबल है।
क्या नॉट पॉसिबल है उस पर आप फोकस करें, तो नेट चार्ज क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। चार्ज क्रिएट करना पॉसिबल है, चार्ज पार्टिकल्स क्रिएट करना पॉसिबल है, लेकिन नेट चार्ज क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। तो इसका आगे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है जो हम आगे देखेंगे। इन अ बीटा डी के प्रोसेस, तो अभी आप इसको एक तरीके से आप थोड़ा सा छोड़ सकते हैं कि एक बीटा डी के प्रोसेस होती है न्यूक्लियस के अंदर। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, न्यूक्लियस के अंदर एक रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती है बीटा डी के नाम से। उसमें क्या होता है बच्चों कि न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन होता है। वो न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इधर तो चार्ज ज़ीरो था, तो इधर भी चार्ज ज़ीरो ही आना चाहिए। तो साथ में एंड अ फ्रेश इलेक्ट्रॉन इज़ क्रिएटेड, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी क्रिएट होता है। तो अब अगर आप देखें तो न्यूट्रॉन पे जो आप देखें तो चार्ज तो क्रिएट हो गया। देखो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज था ही नहीं, प्रोटॉन की न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो प्रोटॉन पे तो प्लस ही चार्ज होता है, और साथ में इलेक्ट्रॉन भी तो फ्रेश इलेक्ट्रॉन भी क्रिएट होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस ही होता है। तो चार्ज पार्टिकल तो क्रिएट हो गए ना, बट अगर आप टोटल चार्ज देखें तो इन दोनों को ऐड करें तो ये ज़ीरो आएगा। सो नेट चार्ज ज़ीरो क्रिएट हुआ। तो हमने यही देखा कि चार्ज पार्टिकल्स क्रिएट हो गए, चार्ज क्रिएट हो गया, बट नेट चार्ज ज़ीरो क्रिएट हुआ। सो द चार्ज हाउएवर रिमेन्स ज़ीरो बिफोर एंड आफ्टर द इवेंट। तो ये जो बीटा डी के प्रोसेस हुआ है यहाँ पे, इसमें न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में क्रिएट हुआ है। इसमें पहले भी टोटल चार्ज ज़ीरो था और बाद में भी टोटल चार्ज ज़ीरो है। तो बीटा डी के जो प्रोसेस है इसमें चार्ज पार्टिकल्स क्रिएट हो गए बट नेट चार्ज क्रिएट नहीं हुआ। सो देखो आगे देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है, बहुत अच्छी बातें लिखी है, समझते हैं इनको। व्हेन वी रब टू बॉडीज़, जब आप दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करते हैं, वन बॉडी गेन्स इन चार्ज, द अदर बॉडी लूजेज। जैसे दो बॉडीज़ हैं, आप इनको रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकल के दूसरी में जाते हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो इस बॉडी पे माइनस ही आता है, तो इस बॉडी पे प्लस ही अपीयर होता है। तो इसमें क्या है, विद इन एन आइसोलेटेड सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मैनी चार्ज बॉडीज, ड्यू टू इंटरेक्शन अमंग द बॉडीज, चार्ज में गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड, बट इट इज़ फाउंड दैट टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज़ ऑलवेज कंजर्व। फिर से वही बात निकल के आ रही है कि जैसे मान लो कि एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर ये दो बॉडीज़ हैं, तो अभी इन पे चार्ज ज़ीरो है, लेकिन ये अगर इसको इलेक्ट्रॉन देगी तो इस पे अगर माइनस ही आएगा तो इस पे आ जाएगा प्लस ही। तो ओवरऑल अगर आप सिस्टम का पहले चार्ज ज़ीरो था तो अभी भी प्लस ही माइनस ही को ऐड करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा, लेकिन वो आपस में तो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया ना। तो सिस्टम के अंदर चार्ज आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, बट ये बोल रहे हैं कि टोटल चार्ज जो है ना आइसोलेटेड सिस्टम का वो कांस्टेंट रहता है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। मतलब फिर से वही एनसीईआरटी में भी ये बात अच्छे से लिखी है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज बाय एन आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब नेट चार्ज क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। बाकी चार्ज तो पार्टिकल्स तो आप क्रिएट कर ही सकते हैं। समटाइम्स नेचर क्रिएट्स चार्ज पार्टिकल, जैसे कि ऊपर जो एग्जांपल दिया था सेम वही बात है। तो अब आगे चलते हैं बच्चों हम इस पे। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज़ थॉट टू बी ए यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ। ये जो मैं आपको बात बता रहा था कि एक तो होते हैं कि स्पेशल कंजर्वेशन लॉज होते हैं जो किसी स्पेशल केसेस में ये अप्लाई होते हैं, कुछ आपके फंडामेंटल यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ होते हैं, मतलब यूनिवर्स के हर डोमेन में, फिजिक्स के हर सब्जेक्ट में वो अप्लाई होते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बच्चों एक यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ है। देखिए, नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर एनी वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल हैज़ एवर बीन ऑब्जर्व्ड। आज तक इसका कोई भी वायलेशन करने वाली फिनोमिना नहीं मिली है, मतलब ऐसा कहीं भी ऑब्जर्व नहीं हुआ है फिजिक्स की किसी भी ब्रांच में, नेचर के किसी भी डोमेन में, जहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन लॉ फॉलो ना हो रहा हो। मतलब ये सब जगह फॉलो होता है, ये एक फंडामेंटल लॉ है। इवन इन हाई एनर्जी इंटरेक्शंस, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, हाई एनर्जी रिएक्शंस होती है, इन विच जहाँ पे क्या होता है बच्चों
पार्टिकल्स आर क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉय। जो हाई एनर्जी रिएक्शंस होती हैं वह नए पार्टिकल क्रिएट भी होते हैं और डिस्ट्रॉय भी होते हैं, सच इज़ क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर्स। वहाँ पे भी बच्चों टोटल चार्ज ऑफ क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन एग्जैक्टली कांस्टेंट। मतलब जहाँ पे नॉर्मल केमिकल केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होती है, नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस, वहाँ पे तो नए पार्टिकल पैदा तो नहीं होते, बट जो हाई एनर्जी रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन हुई, वहाँ तो नए पार्टिकल, नए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ भी ये लॉ फॉलो होता है। तो ये लॉ सिंपली क्या है, ये लॉ सिंपली ये कहता है कि सबसे पहले एक आइसोलेटेड सिस्टम आप डिफाइन करो, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम डिफाइन करो आप। अगर आपने ये आइसोलेटेड सिस्टम डिफाइन कर दिया, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि बाहर से अंदर और अंदर से बाहर कोई भी चार्ज, मतलब नेट चार्ज का एंट्री एंड एग्ज़िट नहीं होना चाहिए। अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नेट चार्ज आना जाना अलाउड नहीं है। तो ये बाउंड्री के अंदर जो सिस्टम आएगा ये आपका आइसोलेटेड सिस्टम होगा। तो हर जगह आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब अलग होता है। यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि सिस्टम और जो भी आपने बाउंड्री बना दी, एक बार ये सिस्टम बाउंड्री बना दी, उसके बाद अंदर का पार्ट अगर आपका सिस्टम हो गया, ये वाला, ये अगर आपका सिस्टम हो गया, बाहर ये सराउंडिंग हो गया, तो बाहर और अंदर के बीच में नेट चार्ज का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, नेट चार्ज का बिल्कुल भी एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं Q टोटल, टोटल चार्ज और नेट चार्ज किसका, आइसोलेटेड सिस्टम का। आइसोलेटेड सिस्टम, अगर आप पूछ रहे हैं कि सर आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, तो बेटा आंसर यही है कि कोई भी आपने सिस्टम बना दिया, बाउंड्री एज्यूम कर ली, ये एक सिस्टम बाउंड्री एज्यूम कर ली, तो बाहर से अंदर और अंदर से बाहर नेट चार्ज का कोई भी एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। तो ये सिस्टम आपका आइसोलेटेड होगा और इसका जो टोटल चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। मतलब Q टोटल, टोटल इनिशियल चार्ज जो होगा आइसोलेटेड सिस्टम का, और आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल फाइनल चार्ज हमेशा बराबर रहेगा। तो अगर आपका सिस्टम आइसोलेटेड है चार्ज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका इनिशियल टोटल चार्ज फाइनल टोटल चार्ज के हमेशा इक्वल रहेगा। दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि रेडियो एक्टिव जो रिएक्शंस होती है, उसमें अगर आप यहाँ पे देखें तो ये यूरेनियम 238 है, इट कन्वर्ट इनटू थोरियम, और साथ में अल्फा पार्टिकल बनता है हीलियम न्यूक्लियस। तो ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, यहाँ भी चार्ज कंजर्वेशन का लॉ फॉलो होता है। किस तरह से फॉलो होता है, तो हम सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ पे यूरेनियम के पास कितना चार्ज है। तो यूरेनियम के पास 92 प्रोटॉन्स है, तो एक प्रोटॉन पे प्लस ही होता है, तो प्लस का 92 ये यूरेनियम के पास हो जाएगा। थोरियम के पास 90 प्रोटॉन्स है, तो प्लस का 90 और जो हीलियम न्यूक्लियस है उस पर 2 प्रोटॉन है, तो इस पे होगा प्लस का 2 अब दोनों तरफ अगर आप टोटल पॉजिटिव चार्ज अगर चेक करते हैं तो इधर भी 92 मिलेगा और उधर भी 92 ही मिलेगा। तो न्यूक्लियर रिएक्शन है, तो यहाँ बात न्यूक्लियस की हो रही है। तो न्यूक्लियस जो यूरेनियम न्यूक्लियस है उसके अंदर जो चार्ज है वो 92 है। तो बाद में 2 नए न्यूक्लियस बन गए, ये एक बड़ा यूरेनियम न्यूक्लियस है, इसके 2 न्यूक्लियस बन गए, एक थोरियम न्यूक्लियस और एक बन गया हीलियम, मतलब अल्फा पार्टिकल। तो ये बोल रहे हैं कि अगर आप देखें तो इस न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो 92 प्रोटॉन्स के साथ प्लस 92 था। अब जो 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया, ये नए एलिमेंट बन गए, तो इस न्यूक्लियस का है 90 और इस न्यूक्लियस का है 2 तो अगर आप ऐड करें न्यूक्लियर लेवल पे भी, तो भी इनिशियल चार्ज जो सिस्टम का है, ये पहले आपका सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम, तो इसका जो इनिशियल चार्ज है दैट इज़ 92 ई का वैल्यू तो बच्चों सब जानते ही हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो ये जो है इनिशियल चार्ज और इस सिस्टम का फाइनल चार्ज वो इक्वल है। तो न्यूक्लियर लेवल पे भी ऐसा हो रहा है। अब अगर हम आगे चलें, अनदर एग्जांपल, तो एक रिएक्शन है जिसका नाम है एनिहिलेशन रिएक्शन, एनिहिलेशन प्रोसेस। इसमें होता क्या है कि 2 पार्टिकल है हमारे पास, एक है पॉजिट्रॉन और दूसरा है इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन को तो आप सब जानते ही हो। पॉजिट्रॉन में सिर्फ इतना है कि पॉजिट्रॉन जो होता है, पॉजिट्रॉन की खास बात ये है कि पॉजिट्रॉन के पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्लस ही होता है, मतलब चार्ज तो इसका प्रोटॉन के बराबर होता है और मास इसका इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो जो पॉजिट्रॉन पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है ये आपस में मिलते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे बेटा चार्ज है -E, ये पॉजिट्रॉन है, इस पे चार्ज है +E। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो यहाँ पे गामा रेज प्रोड्यूस होती है। गामा रेज क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब ये एनर्जी है, मास नहीं है, ये एनर्जी है। अब एनर्जी पे तो जो चार्ज है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि चार्ज तो किसी पार्टिकल पे होगा जिसका कुछ मास होगा। तो अगर यहाँ पे अगर हम देखें इसके अंदर, तो इस रिएक्शन से पहले ये जो हमारा सिस्टम है इसका टोटल चार्ज देखें तो -E और +E को आप ऐड करें तो यू विल गेट 0 टोटल चार्ज। और अब ये जो मास वाले पार्टिकल थे ना, ये तो अब गामा रेज मतलब हाई एनर्जी लाइट में प्रोड्यूस कन्वर्ट हो गए। तो अब तो एनर्जी बन गई, जब मास ही ख़त्म हो गया एनर्जी बन गई, तो अब तो उस पर चार्ज ज़ीरो होगा। तो पहले भी तो टोटल चार्ज ज़ीरो था और अभी भी टोटल चार्ज ज़ीरो है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वी मस्ट ऐड द चार्ज एल्जेब्रिकली। तो हमने ऐड करके देखा इन एनिहिलेशन प्रोसेस द नेट चार्ज ऑफ सिस्टम ज़ीरो बोथ बिफोर एंड आफ्टर द इवेंट। तो पहले जब मतलब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ने मिलकर के गामा रे फॉर्मेशन नहीं किया था, उससे पहले भी तो टोटल चार्ज ज़ीरो था। और बाद में गामा रे तो एनर्जी है, जब मास ही नहीं है बेटा एनर्जी है तो चार्ज तो होगा ही नहीं, तो बाद में भी टोटल जीरो। इसका रिवर्स रिएक्शन है पेयर प्रोडक्शन रिएक्शन। तो उसमें क्या होता है, गामा रेज होती है, मतलब गामा रे का मतलब है ये एक एनर्जी का पैकेट है, फोटोन। ये क्या करता है कि मतलब ये एनर्जी होती है, गामा रेज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है। इट कन्वर्ट इनटू टू पार्टिकल्स, मतलब ये जो है दिस एनर्जी कन्वर्ट इनटू मास। अब ये मास में मतलब पार्टिकल जब बनते हैं तो उनके पास चार्ज भी होता है। तो जब ये एनर्जी थी तो चार्ज ज़ीरो था, अब पार्टिकल नए पार्टिकल बन गए, एक इलेक्ट्रॉन बना एक पॉजिट्रॉन बना, तो चार्ज बना, लेकिन कितना बना, एक +E बना और एक -E बना। तो टोटल कितना बना, टोटल तो फिर से ज़ीरो ही बना। तो इसका मतलब पहले भी टोटल चार्ज ज़ीरो था जब ये एनर्जी फॉर्म में था कंटेंट, और जब ये मास फॉर्म में आया तब भी टोटल ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन हर लेवल पे फॉलो होता है। सो a gamma ray entered in the chamber from the bottom and at one point transformed into an electron and positron because those new particles were charged and moving, each left trailed of tiny bubbles। देखो बच्चों होता क्या है, इसका चेकिंग ये लोग कैसे करते हैं कि जो एनर्जी है उस पर तो चार्ज है नहीं। अब क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं ना, ये चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या करता है, चार्ज पे फोर्स लगाता है, चाहे रेस्ट में हो ये चाहे मोशन में हो। चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो या मोशन में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड फोर्स चार्ज पार्टिकल पे तभी लगाता है जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ये गामा रे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो जो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे क्रिएट होंगे तो उन पे फोर्स लगाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे गामा रे को एंटर कराया, ये गामा रे है। तो गामा रे जब यहाँ पे एंटर हुई, ये गामा रे जब इस चैम्बर में एंटर हुई यहाँ पे, तो ये तो एनर्जी है, ये तो एनर्जी है, इस पे तो चार्ज ज़ीरो है। अब क्या हुआ, एक पॉइंट पे आके ये दो पार्टिकल में कन्वर्ट हो गई, एक पॉजिट्रॉन बना और इलेक्ट्रॉन बना। ये तो चार्ज पार्टिकल है, इस पे +E चार्ज है, इस पे -E चार्ज है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इन दोनों पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा, और दोनों का नेचर अपोजिट है तो फोर्स भी अपोजिट लगेगा। तो अगर ये चार्ज पार्टिकल क्रिएट ना होते, अगर ये चार्ज पार्टिकल क्रिएट नहीं होते और ये एनर्जी ही रहती, तो फिर इस पर फोर्स नहीं लगता, और फोर्स नहीं लगता तो फिर ये जो एनर्जी है इस एनर्जी को स्ट्रेट अवे सीधा ही चलना चाहिए था। इस पे एनर्जी पे तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाएगा ना, तो इस एनर्जी को तो सीधा सीधा चलना चाहिए था। पर ये साइड में डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, इस एनर्जी का कुछ पार्ट इधर जा रहा है इस साइड में और कुछ इधर जा रहा है। तो
तो ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रहा है। अब ये फोर्स लगाता है मूविंग चार्ज पर, तो ज़रूर यहाँ पे चार्ज पार्टिकल क्रिएट हो गए हैं। तो और दोनों चार्ज पार्टिकल जो क्रिएट हुए हैं उनका चार्ज अपोजिट है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड उन पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी है वो अब मास में कन्वर्ट हो चुकी है, चार्ज पार्टिकल क्रिएट हो चुके हैं, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो चुकी है, चार्ज पार्टिकल क्रिएट हो चुके हैं। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, ये जब एनर्जी थी तब तो चार्ज ज़ीरो था, लेकिन अब ये जब चार्ज पार्टिकल क्रिएट भी हो गए तो भी आप टोटल चार्ज देखो तो ज़ीरो ही है, क्योंकि जितना प्लस ही क्रिएट हुआ इधर प्लस ही क्रिएट हुआ तो इधर माइनस ही क्रिएट हुआ, तो टोटल कितना क्रिएट हुआ, ज़ीरो। सो इसका मतलब नेट चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, चार्ज कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। तो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एग्जाम में आता है, तो हम लिखेंगे टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। अगर एग्जाम में सिंपली आता है तो वी विल राइट ओनली वन स्टेटमेंट, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, दैट्स ऑल। बस ये लिखा आपने, सब कुछ लिख दिया कि आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कांस्टेंट रहता है। अब अगर आप वो डिस्ट्रॉय और क्रिएट वाला लिखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा नेट चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। आप सिर्फ ऐसे नहीं लिखें कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, नेट चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। तो ये हमने ये सारी चीज़ यहाँ पे समझी। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं, दैट इज़ क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन अपने आप में एक प्रॉपर्टी है, और ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ही इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, और दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ भी होती है, वो भी क्वांटाइजेशन को फॉलो अप कर सकती है, बट सारी क्वांटिटीज़ तो करती नहीं है। तो अगर हम क्वांटाइजेशन की बात करें तो होता क्या, पहले इसको समझते हैं। तो किसी भी क्वांटिटी को आप क्वांटाइज्ड कब बोलेंगे, तो देखिए, अब फिजिकल क्वांटिटी is said to be quantized if its all possible values in nature are integer multiple of its lowest possible value। जो भी नेचर में इसका सबसे छोटा वैल्यू है उसके इंटीजर मल्टीपल होने चाहिए बाकी सारे वैल्यूज़। दिस लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू is called its एलिमेंट्री वैल्यू। इसको हम क्या बोलते हैं, उस क्वांटिटी का एलिमेंट्री वैल्यू, और क्या बोल सकते हैं, क्वांटा। इसको हम उसका क्वांटा भी बोलते हैं। तो अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जिसके नेचर में जितने भी वैल्यू आपको मिलते हैं वो अगर इसके सबसे छोटे या लोवेस्ट वैल्यू के इंटीजर मल्टीपल होते हैं, नॉट इन फ्रैक्शन एंड डेसिमल, तो ये क्वांटिटी क्वांटाइज्ड होगी। और सबसे छोटा वैल्यू क्या कहलाएगा, एलिमेंट्री वैल्यू या फिर क्वांटा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे फिजिकल मनी की बात करें, जो कि हम दुकान पे लेन देन करते हैं पैसे, नॉट अ डिजिटल मनी, फिजिकल मनी। तो आज की डेट में सबसे छोटा वैल्यू, मनी को आप एक चार्ज की तरह मान लें, क्वांटिटी मनी को आप फिजिकल क्वांटिटी की तरह मान लें, तो सबसे छोटा वैल्यू 1 रुपीज़ है। फिर मैं आपसे कहूँ दूसरा, इससे जस्ट बड़ा वैल्यू बताओ मनी का, बट फिजिकल मनी की बात कर रहा हूँ, तो आप कहोगे सर 2 रुपीज़। फिर मैं कहूँ इससे ज़्यादा वैल्यू कौन सा आएगा, तो 2 + 1 3 रुपीज़। फिर 2 + 2 4 रुपीज़, हम एक्सचेंज कर सकते हैं 5 रुपीज़। तो यहाँ पे मनी को अगर मैं एक क्वांटिटी मान लूँ और इसका सबसे छोटा वैल्यू है 1 रुपीज़, अब इसके जो दूसरे वैल्यू आ रहे हैं वो इसका डबल आ रहा है, या इसका ट्रिपल आ रहा है, या इसका 4 टाइम्स आ रहा है। मतलब इंटीजर मल्टीपल में आ रहे हैं, डबल,
ट्रिपल, 4 टाइम्स, डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं आ रहे, तो मैं बोलूँगा कि फिजिकल मनी इज़ ए क्वांटाइज्ड क्वांटिटी एंड इसका क्वांटा कौन हुआ, 1 रुपीज़, जो सबसे छोटा वैल्यू है, बाकी सारे वैल्यू इसके इंटीजर मल्टीपल ही होंगे। तो सिमिलरली यही चार्ज के साथ होता है। चलिए चार्ज को हम समझते हैं। तो अगर हम चार्ज की बात करें यहाँ पे, तो चार्ज के क्वांटाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास देखिए क्या आता है। तो अगर हम यहाँ चार्ज के क्वांटाइजेशन की बात करें तो आप देखिए, व्हेन अ ग्लास रोड इज रब्ड विथ सिल्क, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास रोड टू सिल्क। अब बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इस ग्लास रोड से सिल्क में जाते हैं। फर्दर आगे क्या है, बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ईच इलेक्ट्रॉन एड अ नेगेटिव चार्ज टू सिल्क एंड एन इक्वल पॉजिटिव चार्ज इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन द रोड। ऑल्सो बिकॉज द चार्ज आर ट्रांसफर्ड इन डिस्क्रीट बंडल्स, द चार्ज ऑन द टू ऑब्जेक्ट्स आर प्लस माइनस ई प्लस माइनस टू ई। देखिए अगर मैं इस ग्लास रोड को ऑब्जेक्ट ए बोल दूं और सिल्क को बी बोल दूं, तो इलेक्ट्रॉन जब ग्लास रोड से सिल्क में जा रहे हैं, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्लास रोड से निकल के सिल्क में जाता है तो सिल्क पे आएगा माइनस ई, ग्लास रोड पे आएगा प्लस ई। 2 जाएंगे तो इस पे आएगा माइनस का 2e और इस पे आएगा प्लस का 2e, प्लस का 2e। 3 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ जाएंगे तो इस पे माइनस 3e आएगा, इस पे प्लस 3e, ग्लास रोड पे प्लस 3e आएगा, प्लस 3e। तो ओवरऑल बात क्या हुई, ओवरऑल बात ये हुई कि यहाँ पे बच्चों ओवरऑल रिजल्ट क्या समझ में आया कि अगर जो भी चार्ज आएगा किसी भी बॉडी पे वो हमेशा कितना आएगा, दैट विल कम आउट टू बी Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, वेयर n इज़ ए इंटीजर नंबर 1 2 3, कोई भी चार्ज नहीं होगा तो n 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि चार्ज या तो E होगा या 2e होगा या 3e होगा, कभी भी E के डेसिमल या फ्रैक्शंस में नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टी है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक एग्जाम में हमसे पूछता है व्हाट इज़ द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल पॉसिबल वैल्यूज़, ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन नेचर आर इंटीजर मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। क्योंकि प्रोटॉन पे होता है प्लस ई, इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस ई, तो दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे तो ई आ जाएगा। तो दुनिया में जितनी भी ऑब्जेक्ट है उन पे जो चार्ज होगा वो जो ई है उसका क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल होगा। तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन नेचर आर इंटीजर मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा जो चार्ज होगा वो इसका इंटीजर मल्टीपल होगा। दिस ई इज़ कॉल्ड एलिमेंट्री वैल्यू और क्वांटा। इसको हम चार्ज का क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री वैल्यू या क्वांटा ऑफ चार्ज, क्वांटा ऑफ चार्ज। तो जब भी हम चार्ज का फॉर्मूला लिखेंगे तो हमारे पास n जो है वो एक इंटीजर नंबर, फुल कंप्लीट इंटीजर नंबर आना चाहिए। तो अगर किसी बॉडी पे चार्ज पॉजिटिव है तो हम लिखेंगे Q इक्वल टू प्लस एन ई, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। और अगर बॉडी के ऊपर चार्ज नेगेटिव है देन बॉडी अगर नेगेटिव चार्ज रखती है तो वी विल यूज़ Q इक्वल टू माइनस एन ई। तो ये हमने बेसिकली बच्चों प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी द मेथड्स ऑफ चार्जिंग और उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को समझेंगे। तो वी हैव डन द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू मेथड्स ऑफ चार्जिंग और उसमें हम पोलराइजेशन या इंडक्शन को बहुत अच्छे से समझेंगे, बिकॉज उस पर लॉजिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच बेटा।